हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं पंकज पटेल एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एबीपी विद्या मंदिर पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आज क्लास 10th फिजिक्स के अपने दूसरे लेक्चर में चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन का भाग 2 लेकर आया हूं, जिसमें हम गोलीय दर्पण से शुरू करेंगे और पहले वीडियो में हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके आगे स्टार्ट करेंगे। पहले हम चैप्टर का नाम लिख देते हैं। चैप्टर 1 प्रकाश का परावर्तन तथा प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट and refraction of light। आज हम क्या क्या पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण क्या होता है, गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है, और गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है जैसा कि आप सभी पहले से ही जानते हैं। उन 2 प्रकार जो होते हैं उनका उपयोग पढ़ेंगे, सभी पर आज डिस्कस किया जाएगा। तो आइए देखते हैं सबसे पहले गोलीय दर्पण क्या होता है। गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसे कांच के खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है। ऐसा दर्पण जिसे कांच के खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है, जिसका एक तल परावर्तक तल तथा दूसरे तल पर लाल ऑक्साइड या पारे का कलई किया हुआ रहता है। तो आइए एक बार हम परिभाषा को देख लेते हैं। गोलीय दर्पण ऐसा दर्पण जिसे कांच के खोखले गोले से काट कर बनाया जाता है जिसका एक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ तथा दूसरा पृष्ठ या कहें दूसरे पृष्ठ पर पारे या लाल ऑक्साइड का पेंट लगा रहता है, ऑक्साइड का पेंट लगा रहता है, गोलीय दर्पण कहलाता है, जिसकी इंग्लिश होती है स्फेरिकल मिरर कहलाता है। क्या होता है गोलीय दर्पण? ऐसा दर्पण जिसे कांच के खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है, जिसका एक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ तथा दूसरे पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड या पारे का कलई किया हुआ रहता है। आइए एक आपको फिगर के द्वारा हम समझा देते हैं। जैसे मान लो ये कोई कांच का खोखला गोला रहा होगा। अगर हम इसे इस साइड से काट दें तो ये शेष बचा हुआ भाग हमारा गोलीय दर्पण कहलाएगा। अगर मान लो हम इसे इस साइड से कट कर दें तो ये बचा हुआ भाग हमारा गोलीय दर्पण कहलाएगा। तो आप सब समझ गए होंगे गोलीय दर्पण क्या होता है। ऐसा दर्पण जिसे कांच के खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है, जिसका एक पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ तथा दूसरे पृष्ठ पर लाल ऑक्साइड या पारे का पेंट लगा रहता है। तो आइए देखते हैं गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है। गोलीय दर्पण के प्रकार। नंबर एक होता है अवतल दर्पण और दूसरे नंबर उत्तल दर्पण। हमें क्या पढ़ना है अब? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो आइए देखते हैं अवतल दर्पण क्या होता है। अवतल
ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ दबा हुआ होता है अवतल दर्पण कहलाता है। जैसे इसका ये कलाई किया हुआ भाग है और ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल। जैसा कि आप सब फिगर में देख रहे होंगे, ये अंदर की ओर दबा हुआ है। हमने पहले ही बताया अवतल दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा हुआ हो, और ये आप फिगर में देख रहे हैं, ये अंदर की ओर दबा हुआ है। उत्तल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। जैसा इस फिगर में आप देख रहे हैं, ये कलाई किया हुआ भाग है इस साइड का ये परावर्तक तल है, परावर्तक तल। और आप सब फिगर में अच्छे से देख रहे होंगे कि ये परावर्तक तल इसका उभरा हुआ है, यानी बाहर की ओर निकला हुआ है। तो आप समझ गए होंगे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण क्या होता है। तो आइए एक बार हम इन दोनों की परिभाषा लिख देते हैं। अवतल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर दबा हुआ होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। फिगर बना दें। ये हमारा अवतल दर्पण है। ये कलाई किया हुआ भाग है, लिख दें कलाई हुआ भाग। ये परावर्तक तल। अवतल दर्पण, ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर दबा हुआ होता है, जैसा फिगर में दिख रहा है, अवतल दर्पण कहलाता है। तो आइए उत्तल दर्पण को देख लेते हैं। उत्तल दर्पण, हमने उसकी इंग्लिश नहीं बताई। अवतल दर्पण का इंग्लिश होता है कॉनकेव मिरर एंड उत्तल दर्पण का कॉन्वेक्स मिरर। उत्तल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। ये आपका उत्तल दर्पण है। इसका परावर्तक पृष्ठ आप सब देख रहे हैं, बाहर की ओर उभरा हुआ है। ये कलाई किया हुआ भाग, कलाई किया हुआ भाग, ये परावर्तक तल। परिभाषा लिख दें हम, आप देख लें उसे। ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक तल बाहर की ओर उभरा हुआ होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण कहलाता है। आपने गोलीय दर्पण समझ लिया, उसके बाद अवतल दर्पण समझ लिया और उत्तल दर्पण समझ लिया। आइए हम अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के कुछ उपयोग देख लेते हैं कि अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण का कहां कहां पर उपयोग किया जाता है।
तो नेक्स्ट हेडिंग आप सब क्या लिखेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण के उपयोग, दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग दांत रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ या गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अपने यंत्रों में चित्र को बड़ा देखने के लिए करते हैं, चित्र को बड़ा करने के लिए करते हैं। और दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का उपयोग किया जाता है उसमें भी अवतल दर्पण ही वो होता है। और उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग आप बाजार गए होंगे, वहाँ पर जो गली या मोहल्लों में लगा रहता है लैंप, उसमें उत्तल दर्पण का उपयोग किया गया रहता है। या मोटरसाइकिल हुआ, वाहन हुआ, उसके जो साइड मिरर होता है उसमें भी उत्तल दर्पण का उपयोग किया गया रहता है, जिससे वस्तु को सीधा एवं छोटा देखा जा सके, जिससे दुर्घटना ना हो। तो अवतल दर्पण का उपयोग नंबर 1 नेत्र रोग विशेषज्ञ, रोग विशेषज्ञ, आंख रोग विशेषज्ञ, गला रोग विशेषज्ञ, दांत रोग विशेषज्ञ, विशेषज्ञ डॉक्टर, डॉक्टर अपने यंत्र में वस्तु को बड़ा देखने के लिए, वस्तु को बड़ा देखने के लिए करके देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। उसके बाद और दूसरे नंबर पर देखते हैं, दूसरे नंबर पर क्या बताया था हमने, दाढ़ी बनाने के लिए जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है, दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग किया जाता है उसमें भी अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में और आप सभी अंधेरा हो तो टार्च लेकर जाते हैं, अगर कहीं बाहर निकलते हैं तो जो टार्च में जिस दर्पण का प्रयोग किया गया रहता है वो भी अवतल दर्पण होता है। टार्च में, और अब देखते हैं हम उत्तल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग हमने देख लिया, अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। उत्तल दर्पण के उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग कार हो, स्कूटर हो, वाहन हो, उसके साइड में जो दर्पण लगा रहता है वो उत्तल दर्पण होता है, जिससे वस्तु को छोटा एवं सीधा देखा जा सके, जिससे दुर्घटना ना हो। और गली या बाजारों में जो लैंप लगे रहते हैं उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग किया गया रहता है। नंबर 1 मोटर कार, मोटर स्कूटर, वाहन के पार्श्व में पार्श्व दर्पण, और गली बाजारों में लैंपों में, गली बाजारों के लैंपों में हमने देख लिया गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण के प्रकार
अवतल दर्पण और अवतल दर्पण के प्रकार उपयोग, उत्तल दर्पण के उपयोग। अब हम गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं देखेंगे। गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या क्या होती हैं, आइए उस पर डिस्कस किया जाए। गोलीय दर्पण द्वारा गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं में हम क्या क्या पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। जैसा सबसे पहले दर्पण का ध्रुव हो गया, दर्पण की वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता केंद्र हो गया। नंबर 3 वक्रता त्रिज्या हो गया, दर्पण की वक्रता त्रिज्या। नंबर 4 पे मुख्य अक्ष। उसके बाद दर्पण का द्वारक, मुख्य फोकस दूरी, लास्ट में फोकस तल। आइए सबसे पहले देखते हैं दर्पण का ध्रुव क्या होता है। ये एक अवतल दर्पण और ये एक उत्तल दर्पण हमने आपको बना दिया है। तो आइए देखते हैं दर्पण का ध्रुव क्या होता है। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। दर्पण का परावर्तक तल क्या होता है, जैसा कि हमने गोलीय दर्पण के प्रकार में अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण में हमने बताया था दर्पण का परावर्तक तल। दर्पण का परावर्तक तल क्या बताया था, ये है दर्पण का परावर्तक तल, जो अवतल दर्पण में अंदर की ओर दबा हुआ रहता है, उत्तल दर्पण में बाहर की ओर उभरा हुआ रहता है। तो आप सब दर्पण का परावर्तक तल जानते हैं और दर्पण का परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसमें देख लें, दर्पण का यह परावर्तक तल, इसके मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव P कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित किया जाता है। उसके बाद वक्रता केंद्र क्या होता है, दर्पण जिस खोखले गोले से काट कर बनाया जाता है, उस गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र C कहा जाता है, जिसे C से लिखा जाता है। अगर इसके हम गोले की कल्पना करें, इसका गोला कुछ ऐसा रहा होगा और इसके गोले की कल्पना करें, इसका गोला कुछ ऐसा रहा होगा। इस गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण जिस खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है, उस गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र C कहा जाता है। अब बात आती है वक्रता त्रिज्या की। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, दर्पण जिस खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है, उस गोले की त्रिज्या ही दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाती है। एक बार फिर से, दर्पण जिस खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है, उस गोले की त्रिज्या ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या R कहलाती है, जिसे R से लिखा जाता है। अब बात आती है मुख्य अक्ष। दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। उसके बाद दर्पण का द्वारक आता है। दर्पण के परावर्तक तल को, यानी
दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहते हैं, या हम कह सकते हैं दर्पण के परावर्तक तल को ही दर्पण का द्वारक कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा परावर्तक तल है और इसी को दर्पण का द्वारक कहा जाता है। अब बात आती है मुख्य फोकस की। मुख्य फोकस क्या होता है? दर्पण के वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहा जाता है। अब बात आती है फोकस दूरी की। फोकस दूरी क्या होता है? तो फोकस दूरी क्या होता है? दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी दर्पण की फोकस दूरी स्मॉल एफ कहलाती है और इसको कैपिटल एफ से लिखा जाता है फोकस को, यानी मुख्य फोकस को। अब बात आती है फोकस तल। फोकस तल क्या होता है? मुख्य फोकस से जाने वाले, मुख्य फोकस से जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को, मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहा जाता है। तो आइए एक एक की परिभाषा हम लिखकर आपको समझाते हैं एक बार फिर से, उसके बाद अगले पॉइंट में चलेंगे। आप लोग हेडिंग डाल लें। पहले मेन हेडिंग गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं, उसके बाद दर्पण का ध्रुव। हेडिंग है दर्पण का ध्रुव। हमने पहले ही आपको एक बार बता दिया है, इस बार ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये हो गया आपका अवतल दर्पण, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, जिसे P से लिखा जाता है। दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, मिडल पॉइंट मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। दर्पण का ध्रुव कहा जाता है, जिसे P से लिखा जाता है। ध्रुव कहा जाता है जिसे P से लिखा जाता है, जिसे P से लिखा जाता है या रिप्रेजेंट किया जाता है। आपने देख लिया दर्पण का ध्रुव क्या होता है। आइए दर्पण की वक्रता केंद्र देख लेते हैं। वक्रता केंद्र, दर्पण जिस खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है, उस गोले की कल्पना की जाए तो उसका कोई केंद्र होगा, यानी उस गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। दर्पण, आप लोग कल्पना कीजिए, दर्पण कोई खोखला गोला जिस गोले से काट कर बनाया जाता है, उस गोले की अगर आप कल्पना करेंगे तो उस गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। तो हम परिभाषा लिख दें, दर्पण जिस गोले से काटकर बनाया जाता है, जिस खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है, उस गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र C कहा जाता है। C कहा जाता है। दर्पण जिस खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है, उस गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र C कहते हैं। आइए हम वक्रता त्रिज्या की बात करते हैं। फिगर में आपको नहीं बताया वक्रता केंद्र क्या होता है। यह है आपका वक्रता केंद्र C।
इसे और दूर बना दें तो ये है सी। दर्पण जिस खोखले गोले से काट कर बनाया जाता है उस गोले के केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र सी कहा जाता है। अब आइए देखते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या होता है वक्रता त्रिज्या? हमने आपको बताया था दर्पण जिस खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है उस गोले की त्रिज्या को ही दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे आर से लिखा जाता है। आप कल्पना कीजिए दर्पण जिस खोखले गोले से काटकर बनाता है उस गोले की कल्पना कीजिए, तो उस गोले की त्रिज्या को ही दर्पण का वक्रता त्रिज्या आर कहा जाता है। दर्पण जिस खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है, खोखले गोले से काटकर बनाया जाता है उस गोले के वक्रता गोले के त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या भी आपने देख लिया। अब क्या देखेंगे? मुख्य अक्ष। क्या होता है मुख्य अक्ष? वक्रता केंद्र, दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। ये वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाएगी। ये वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला रही है। मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। क्या होता है मुख्य अक्ष? दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु ध्रुव को मिलाने वाली रेखा दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष आपने देख लिया। क्या होता है मुख्य अक्ष? दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव से मिलाने वाली रेखा दर्पण की मुख्य अक्ष कहलाती है। अब क्या बात आता है दर्पण का द्वारक। क्या होता है दर्पण का द्वारक? आइए देखते हैं। दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक क्या होता है? दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहा जाता है। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहा जाता है। दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को ही दर्पण का द्वारक कहा जाता है। दर्पण का द्वारक हो गया। अब क्या था? मुख्य फोकस। मुख्य फोकस क्या होता है? मुख्य फोकस दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को यानी मिडल पॉइंट को दर्पण का मुख्य फोकस कहा जाता है। दर्पण के वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के मध्य बिंदु को
मध्य बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं। ये है इसमें मुख्य फोकस, ये ध्रुव। अब हो गया मुख्य फोकस। अब क्या था? फोकस दूरी। दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है? दर्पण का फोकस दूरी दर्पण के मुख्य फोकस तथा दर्पण के मुख्य फोकस, ये हो गया आपका मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहा जाता है। दर्पण का फोकस दूरी, फोकस दूरी दर्पण के मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को दर्पण का फोकस दूरी कहा जाता है। फोकस दूरी कहा जाता है जिसे स्मॉल एफ से लिखा जाता है। अब क्या आता है? फोकस तल। फोकस तल दर्पण के फोकस तल क्या होता है? दर्पण का मुख्य फोकस से जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहा जाता है। मुख्य फोकस से जाने वाले तथा मुख्य अक्ष के लंबवत तल को फोकस तल कहा जाता है। आप सब एक बार फिर से जान लें, हमने आप सभी को क्या क्या बताया? गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं में दर्पण का ध्रुव बताया, दर्पण की वक्रता केंद्र बताया, दर्पण की वक्रता त्रिज्या बताया, दर्पण का मुख्य अक्ष बताया, दर्पण का द्वारक बताया, दर्पण का मुख्य फोकस बताया, दर्पण का फोकस दूरी बताया और दर्पण का फोकस तल बताया। अब बात आती है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। क्या है हेडिंग? गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। आप सब नेक्स्ट हेडिंग लिख लीजिए, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल AVP विद्या मंदिर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, हमारे सभी टीचर्स आपको अपनी पूरी ताकत लगाकर पढ़ाएंगे, जिससे आप सभी बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क ला पाएँ। इसलिए हमारा चैनल AVP विद्या मंदिर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आइए देखते हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। हेडिंग लिख लीजिए, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है? तो हमने बताया गोलीय दर्पण 2 प्रकार का होता है।
पहला अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। तो आइए देखते हैं अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। अवतल, पहले उसका नियम देख लेते हैं। और गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के कुल 3 नियम हैं। कितने नियम? कुल 3 नियम हैं। आइए देख लेते हैं। पहला नियम, ये आपका अवतल दर्पण और ये आपका उत्तल दर्पण। पहला नियम क्या है? दर्पण के वक्रता केंद्र से जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये आपका मुख्य फोकस, ये आपका वक्रता केंद्र। नियम क्या कहता है? दर्पण, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने का पहला नियम क्या है? जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये प्रकाश किरण आई और पुनः इसी मार्ग में वापस लौट गई। उत्तल दर्पण में क्या होता है? जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो अपने मार्ग में वापस लौट जाती है। लेकिन उत्तल दर्पण में हमें मानना पड़ता है, हमें जाती नहीं है, वास्तव में तो नहीं जाती है लेकिन जाती हुई प्रतीत होती है। तो ये हो गया वक्रता केंद्र, ये हो गया मुख्य फोकस। तो प्रकाश किरण यहाँ से आई। अब प्रकाश किरण दर्पण को चीर फाड़ के तो अंदर जाएगी नहीं, आप सब जानते ही हैं, तो ये उधर ही चली जाएगी। लेकिन इसे हम कल्पना करते हैं कि ये जाती हुई हमें प्रतीत होती है। ये वक्रता केंद्र से वक्रता केंद्र पर गई लेकिन उसी मार्ग में वापस लौट जाएगी। ये हो गया पहला नियम। अब दूसरा नियम के लिए एक यहाँ फिगर बना लेते हैं। दूसरा नियम क्या होता है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। यह है हमारा मुख्य अक्ष, यह है हमारा मुख्य फोकस, यह है वक्रता केंद्र। यह है हमारा मुख्य फोकस, यह है हमारा वक्रता केंद्र और यह है हमारा मुख्य अक्ष। दूसरा नियम क्या कहता है? मुख्य अक्ष से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ये मान लो मुख्य अक्ष से कोई प्रकाश किरण आई, परावर्तित हुई तो मुख्य फोकस से होकर गई। मान लो इधर से कोई प्रकाश किरण डाल दें, ये कोई प्रकाश किरण गई, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर चली गई। ये हमारा दूसरा नियम है। उत्तल दर्पण में देख लेते हैं। मुख्य अक्ष ये है, ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण आई। आप सब पहले से ही जानते हैं प्रकाश किरण दर्पण को चीर कर तो अंदर जाएगी नहीं, तो हम कल्पना करते हैं ये मुख्य फोकस से जाती हुई में प्रतीत हो रही है और ये परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से जाएगी। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाएगी। ये आई प्रकाश किरण, ये परावर्तित हो गई। अगर इधर से हम कोई प्रकाश किरण ले लें, ये मुख्य अक्ष के समांतर कोई प्रकाश किरण ली, कहाँ से जाएगी? मुख्य फोकस से, उसी मार्ग में ये रिफ्लेक्ट हो गई। अब आता है तीसरा पॉइंट। दोस्तों तीसरा पॉइंट दूसरे पॉइंट का ठीक उल्टा होता है। ठीक उल्टा कैसे होता है? जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आती है, प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा पॉइंट, जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये आपका अवतल दर्पण और ये आपका उत्तल दर्पण। ये ध्रुव, ये इसमें का ध्रुव,
ये इसका मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र, ये इसमें का मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र। हमने तीसरा नियम क्या बताया? जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यह प्रकाश किरण आई और मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये आपको दिख ही रहा होगा, ये सेम टू सेम दूसरे प्रतिबिंब बनाने के दूसरे नियम का ठीक उल्टा है। मान लो यहाँ से कोई प्रकाश किरण गई, यहाँ परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। आपको ये और ये इसमें कोई आपको अलग प्रतिबिंब यानी अलग फिगर नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के उल्टी होती हैं। इसमें आइए देखते हैं, प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आई। आप पहले से जानते हैं दर्पण को चीर के तो अंदर जाएगी नहीं, तो कल्पना करेंगे कि वो जाती हुई प्रतीत हो रही है। उसके बाद उस समांतर हो जाएगी। ये प्रकाश किरण आई, ये समांतर हो गई। इधर से मान लें ये गई और ये समांतर हो गई। हमने आप सबको दर्पण से, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के 3 नियम बताए, अवतल दर्पण में भी उत्तल दर्पण में भी। पहला नियम क्या बताया हमने? पहला नियम बताया जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। और दूसरा नियम क्या बताया? जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। और तीसरा नियम क्या बताया? तीसरा नियम दूसरे नियम का ठीक उल्टा होता है। जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। आइए हम देखते हैं प्रतिबिंब कैसे बनता है और कहाँ बनता है। प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ पर रखा जाए, तो सबसे पहले हम देखेंगे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आप हेडिंग लिख लीजिए, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के लिए वस्तु को कहाँ कहाँ पर रखा जाए, आइए सबसे पहले देखते हैं। सबसे पहले वस्तु को अनंत पर रखेंगे। जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए, अनंत पर। दूसरा पॉइंट, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच, अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। तीसरा पॉइंट, वक्रता केंद्र पर ही वस्तु को रख दिया जाए, सी पर। चौथा पॉइंट, वक्रता केंद्र व फोकस के बीच रखा जाए, सी व एफ के बीच। और पांचवा पॉइंट, एफ पर ही यानी मुख्य फोकस पर ही वस्तु को रख दिया जाए, एफ पर। उसके बाद छठा पॉइंट, फोकस व ध्रुव के बीच। अब क्या हम वस्तु को दर्पण में घुसोड़ थोड़ी ना देंगे, तो ये लास्ट स्टेप पी व एफ के बीच होता है। जैसा कि आप देख लीजिए, ये एफ होता है और ये पी होता है। आप वस्तु को कहाँ तक रखेंगे? बहुत ज़्यादा यहाँ तक रख सकते हैं, इसके अंदर तो रख नहीं सकते, इसीलिए ये लास्ट पॉइंट हो गया, पी व एफ के बीच। आइए सबसे पहले हम अनंत पर वस्तु को रखकर देखते हैं प्रतिबिंब कैसा बनता है। ये आपका इमेज फर्स्ट होगा। ये हो गया आपका अवतल दर्पण। हेडिंग में हमने लिखा है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ये हो गया ध्रुव और ये हो गया आपका मुख्य फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। वस्तु को रखना कहाँ है? अनंत पर।
अनंत पर रखेंगे तो वस्तु दिखाई नहीं देगी, तो हम मान लेते हैं अनंत पर कोई वस्तु रखी गई है। ये अनंत से कोई प्रकाश किरण आई वक्रता केंद्र से और उसी मार्ग में वापस लौट गई। उसके बाद ये अनंत से ही मुख्य फोकस से कोई प्रकाश किरण आई। मुख्य फोकस से जब प्रकाश किरण आती है तो आप नियम जानते हैं, मुख्य फोकस से आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये प्रतिबिंब हमारा ये बन गया। प्रतिबिंब हमारा कहाँ बना है? प्रतिबिंब हमारा यफ पर बना है। आइए देखते हैं प्रतिबिंब कैसा बना है। प्रतिबिंब बना कहाँ पर है? यफ पर। यफ पर कैसा बना है? सीधा बना है कि उल्टा बना है? तो मुख्य अक्ष के नीचे है, ये उल्टा बना है। उल्टा। वस्तु से छोटा है कि बड़ा है? वस्तु भाई अनंत पर रखी है, कितनी बड़ी है? बहुत बड़ी है। प्रतिबिंब कितना बड़ा है? छोटा है, तो वस्तु से छोटा है। वस्तु से छोटा। वास्तविक है कि आभासी? तो आप जानते हैं दर्पण के सामने अगर है, दर्पण के सामने प्रतिबिंब बन रही है तो वास्तविक होता है, दर्पण के पीछे बनेगा तो आभासी होता है। तो कैसा है? वास्तविक है। ये 4 पॉइंट हमें बताना रहता है, हमने पहले दर्पण में आपको बता दिया। आइए दूसरा प्रतिबिंब बनाते हैं, जब अनंत व वक्रता केंद्र के बीच रखी हो वस्तु। कहाँ रखी हो? अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। ये अवतल दर्पण, ये ध्रुव, ये इसका मुख्य फोकस, ये इसका वक्रता केंद्र, और मान लो वस्तु यहीं पर रखी है। ये आपकी वस्तु रखी है। हम नियम लगाएंगे, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो पुनः उसी मार्ग में परावर्तन के पश्चात वापस लौट जाती है। उसके बाद पहले ये वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण आई, उसी मार्ग में रिफ्लेक्ट हो गई। उसके बाद मुख्य फोकस से प्रकाश किरण आई, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। प्रतिबिंब कैसा बना है? प्रतिबिंब बना है यफ व सी के बीच, जैसा कि आप देख रहे हैं, सी व यफ के बीच। उसके बाद छोटा बना है कि बड़ा बना है? तो ये वस्तु आपको दिखाई दे रहा है इतना बड़ा, प्रतिबिंब इतना बड़ा बना है, तो ये छोटा बना है। सीधा बना है कि उल्टा बना है? मुख्य अक्ष के नीचे यानी उल्टा बना है, उल्टा। नेक्स्ट, आभासी बना है कि वास्तविक? आप सब जान ही गए हैं, दर्पण के सामने है तो वास्तविक बनेगा, दर्पण के पीछे है तो आभासी बनेगा। तो दर्पण के सामने है तो वास्तविक बनेगा ही बनेगा। अब तीसरे पॉइंट पर वस्तु को कहाँ रखना है? वक्रता केंद्र पर ही, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर ही हो। तीसरा पॉइंट, जब वस्तु सी पर हो। जब सी पर हो, ये आपका अवतल दर्पण, ये ध्रुव, ये मुख्य फोकस, ये वक्रता केंद्र, और वस्तु को हमें रखना कहाँ है? यहाँ पर। ये आपका वस्तु है। हम प्रतिबिंब बनाने के नियम लगा देते हैं। जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है, मुख्य फोकस से होकर जाती है। उसके बाद जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। प्रतिबिंब कहाँ पर बना है? प्रतिबिंब बना है सी पर। प्रतिबिंब सी पर बना है। सी पर छोटा बना है कि बड़ा बना है? तो वस्तु के बराबर ही बना है, वस्तु के बराबर
के बराबर। उसके बाद उल्टा बना है कि सीधा, मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा ही बनेगा, उल्टा। वास्तविक है कि आभासी, वास्तविक है, वास्तविक है। आइए चौथा प्रतिबिंब हम देखते हैं कहाँ पर बनता है। चौथा प्रतिबिंब पर बनने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाएगा। ये हो गया मुख्य फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र, पहले वस्तु कहाँ रखे थे, वक्रता केंद्र पर, अब रखेंगे मुख्य फोकस व वक्रता केंद्र के बीच। अब जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। उसके बाद नेक्स्ट, जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के, मुख्य फोकस से जाती है तो परावर्तन के जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बना है, प्रतिबिंब बना है सी व अनंत के बीच, यानी वक्रता केंद्र व अनंत के बीच, सी व अनंत के बीच। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, उल्टा बना है कि सीधा, आप पहले से ही देख रहे हैं मुख्य अक्ष के नीचे है तो उल्टा बना है। बड़ा बना है कि छोटा, आप देख रहे हैं ये बड़ा है, बड़ा। उसके बाद क्या है, वास्तविक है कि आभासी, तो आप देखकर ही बता देंगे कि ये वास्तविक है, वास्तविक है। पांचवा प्रतिबिंब हम देख लेते हैं। पांचवा प्रतिबिंब, ये आपका अवतल दर्पण, ये ध्रुव, ये फोकस, ये वक्रता केंद्र, और वस्तु को कहाँ पर रखना है। चौथे पॉइंट में हमने रखा था सी व एफ के बीच, इस बार एफ पर ही रखेंगे। तो एफ पर रखेंगे। पहली प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। दूसरा क्या है, जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये जाकर अनंत पर मिलेंगी, तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। अनंत पर कैसा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। और उसके बाद उल्टा बनेगा सीधा, मुख्य अक्ष के नीचे ही बनेगा, उल्टा बनेगा। और वास्तविक ही बनेगा, वास्तविक। उसके बाद एक यहाँ मिटा देते हैं, उसके बाद आपको दिखा दें लास्ट प्रतिबिंब। लास्ट प्रतिबिंब क्या है, कहाँ पर रखना है वस्तु को, फोकस, वक्रता केंद्र, ध्रुव व फोकस के बीच वस्तु को रखना है। ये जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है, ये वक्रता केंद्र से प्रकाश किरण गई, उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। उसके बाद जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर वापस लौट जाती है। वक्रता केंद्र से गई, उसी मार्ग में वापस लौट गई, मुख्य के समांतर प्रकाश किरण आई, मुख्य फोकस से होकर वापस लौट गई। तो इनका यहाँ पर देख रहे हैं, ये दोनों जुदा होती दिख रही हैं, ये दोनों जुदा होती दिख रही हैं आपको, ये लकीरें, यानी ये प्रकाश किरणें। आपको इसे हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं, पीछे की ओर जब बढ़ाएंगे इस रेखा को यहाँ, इस रेखा को यहाँ, तो ये यहाँ पर मिलती हुई हमें प्रतीत हो रही हैं। वास्तव में तो नहीं मिल रही हैं, क्योंकि ये प्रकाश किरणें दर्पण को चीर के तो अंदर जाएंगी नहीं, तो हमें वास्तव में नहीं बल्कि मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। तो हमारा प्रतिबिंब ये बन गया। और कैसा बना है, दर्पण के पीछे बना है, दर्पण के पीछे
दर्पण के पीछे बना तो क्या बना है? आभासी। आप सब जानते हैं आभासी। वस्तु से छोटा बना है कि बड़ा बना है? बड़ा बना है। उल्टा बना है कि सीधा बना है? मुख्य अक्ष के ऊपर है, सीधा बना है, सीधा। आपको हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बता दें। अवतल दर्पण द्वारा बता दिए, अब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बता दें। उत्तल दर्पण में द्वारा प्रतिबिंब का बनने में केवल एक ही स्थिति होती है। क्या होता है? चाहे जहां हम वस्तु को रख दें वो दर्पण के पीछे ही प्रतिबिंब बनता है। क्या है? उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। आइए देख लेते हैं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। ये आपका ध्रुव है, ये हो गया मुख्य फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र। जब प्रकाश किरण, मान लो ये वस्तु यहाँ पर रखी है, जब प्रकाश किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग में वापस लौट जाती है। ये वक्रता केंद्र वाली बिंदु हो गई, यानी प्रकाश किरण हो गई। उसके बाद जब प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर वापस लौट जाती है। ये हमारा यहाँ पर प्रतिबिंब बना। ये प्रतिबिंब कैसा बना? दर्पण के पीछे दर्पण के पीछे है तो आभासी, मुख्य अक्ष के ऊपर है सीधा, वस्तु से छोटा। उत्तल दर्पण द्वारा केवल एक ही स्थिति होती है प्रतिबिंब का बनने का। आज हमने आपको गोली दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बता दिया। आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल ABP विद्या मंदिर।